नमस्कार, मैं हूँ शेखर और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन सट्टे से जुड़े एक मामले पर जिसका नाम है वन एक्स बेट। इससे जुड़े धन शोधन मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी काफी दिनों से कार्रवाई कर रही है और मनोरंजन जगत से लेकर क्रिकेट तक के से जुड़े लोगों को समन भेजकर बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। तो आखिर आज हम इस बातचीत के दौरान जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या और ये जो इतने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो आज जैसे युवराज सिंह को बुलाया गया है, इससे पहले सुरेश रैना को बुलाया गया था, तो फिल्मी जो जगत से जुड़े हुए लोगों को बुलाया गया, सोनू सूद को बुलाया गया है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्या अगर ऐसे जो ऑनलाइन जुए से जुड़े जो एप्स हैं उनमें उन पर क्या इतने बड़े ओहदे से जुड़े लोगों को क्या एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए, क्या उसका क्या समाज पर असर पड़ता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो ललित जी, पहले तो मेरा पहला सवाल ये है कि पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। ललित जी, पहला मेरा सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? शेखर, देखो, सबसे बड़ी चीज है ना कि ये वन एक्स बेट जो ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप कंपनी है और जी इसका जो ऑपरेशन है वो करीब करीब वर्ल्ड वाइड है और जी 18 साल पुरानी ये कंपनी है और इसमें कई लोग, कुछ जी रशियन एजेंट थे और इस तरीके से तीन चार लोगों ने मिलकर के 2007 में इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया। फिलहाल जो है जी इसका जो हेडक्वार्टर है वो साइप्रस के लिमासोल में है। तो आप देखोगे कि ये ऑनलाइन बेटिंग, अच्छा एक बात और है कि हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये जी है कि ये वन एक्स बेट जो है वो रसिया में बैन है, यूके में बैन है और यूएस में बैन है, लेकिन ओके। इंडिया में बैन नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि ये ऑनलाइन गेमिंग का काम अब करते तो हैं। अब तो जब अभी जो क्या कहते हैं, जो ऑनलाइन जो गेमिंग ऐप जो कानून लाया गया था, अब तो शायद बैन लगा दिया गया है। जैसे ड्रीम इलेवन के साथ बाद नेक्स्ट बीट वगैरह इस तरह के सारे गेम्स ऐप में लगा दिया गया हाँ, है। ये एक्चुअल में क्या है कि वन एक्स बेट, चाहे उसके पहले देखोगे कि शिखर धवन हो, चाहे सुरेश रैना हो, उसके जी जी जी। बाद उर्वशी रौतेला, फिर सोनू सूद, फिर मतलब ये एक ऐसा मतलब हाँ, ऑपरेशन है कि जिसमें, बंगाली एक्ट्रेसेस हैं, मिमी चक्रवर्ती, उनका हाँ, भी वो टीएमसी की सांसद भी है, टीएमसी की सांसद ये हैं टीएमसी और सांसद भी। उनका भी बयान दर्ज हुआ था। और इसके पहले यहाँ पे बता दें कि 23 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया है युवराज सिंह को, और 24 सितंबर को जी सोनू सूद को, 22 सितंबर को रॉबिन उतफा को भी बुलाया है। और इससे पहले शिखर धवन से और उसके बाद सुरेश रैना से पूछताछ हुई है और मिमी चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट को दर्ज कराया है। सबसे बड़ी बात है कि उर्वशी रौतेला को भी समन जारी हुआ था और पूछताछ के लिए, लेकिन उर्वशी रौतेला जो है अभी मतलब पूछताछ का हिस्सा नहीं बनी है। और एक तरीके से देखा जाए कि वो एम्बेसडर भी हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। पूरा असल में इशू ये है कि जो ये बेटिंग ऐप है, इसको लेकर के ये हुआ कि ये इलीगल तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मतलब जो पीएमएलए के तहत ये केस रजिस्टर है कि ये लोग जो है गलत तरीके से कंपनी जो है वो क्या करती है कि मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है। अब चूंकि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत उसमें जुड़ी हुई थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकी भूमिका कहाँ तक है, किस तरीके से है, तो वो अभी जांच का विषय है। वो अभी पब्लिक डोमेन में है भी नहीं। लेकिन होता है ना कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई जुड़ा हुआ शख्स होता है और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई आरोप लगता है, कोई बात होती है, तो जिससे जितने भी संबंधित लोग होते हैं और खासतौर से अगर नामचीन चेहरे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनसे पूछताछ होती है। मतलब जानकारी के लिए भी होती है कि आपने किस तरीके से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा, उसमें आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, या जो भी कुछ डे टू डे ऑपरेशन हो रहा है उसमें आपकी भूमिका क्या है, आप कितना उससे मतलब प्रभावित हैं, कितना आपको फायदा हो रहा है। तो ये तमाम सारी बातें हैं। लेकिन स्वाभाविक तौर पे जिस तरीके से युवराज सिंह का या रॉबिन उथप्पा का या सोनू सूद का या इस तरह के जो नाम सामने आए, पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो निश्चित तौर पे आम जनमानस को लगता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि ये लोग ऐसी शख्सियत बन चुके होते हैं कि जिनका अपना एक आदर्श है। जी शेखर। जी। तो ललित जी, क्या इन लोगों को जो इतनी बड़ी शख्सियतें हैं, इन लोगों को पता नहीं रहा होगा कि आखिर ये इतना बड़ा जो ऑनलाइन गेम ऐप है, हम लोग ऐसे जुए से जुड़े प्लेटफॉर्म पर हम लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव गलत है, क्योंकि इनके पास भी अपनी पीआर टीम होती है, अपना हर टीम होती है, वो भी जांच परख कर ही
किसी ब्रांड एम्बेसडर बनाते होंगे, तो उनको पता नहीं होगा कि क्या ये इस तरह की गेमिंग ऐप है और हमारी जो साख है आने वाले समय में उस पर बट्टा लग सकता है। शेखर, हेलो। ये अहम सवाल है। काफी आपने अच्छा सवाल किया कि सपोज करिए कि जैसे क्या है कि सामान्य तौर पे भी कोई भी शख्स नौकरी के लिए जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बाद जी। क्या है, वो तहकीकात कहाँ तक करता है? वो है कि कोई कंपनी जो एडवर्टाइजमेंट निकालती है और उसके बाद जो भी लोग जॉब सीकर होते हैं वहां तक जाते हैं, और उसके जी। बाद अपने अपने सोर्सेज के आधार पर जो पब्लिक डोमेन में जो जानकारियां होती हैं उसके आधार पर कंपनी के इतिहास भूगोल के बारे में जानते हैं, और यहाँ तक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती हैं कि जिसके बारे में सामान्य तौर पर एक जॉब जो खोजने वाला होता है वो हासिल नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे सवाल इसलिए बड़ी चीज हो जाती है कि जब भारत में ऑनलाइन बेटिंग को ऐप को लेकर के या बेटिंग को लेकर के तरह तरह के विवाद पहले भी आते रहे हैं, तो मतलब ये बात गले के नीचे नहीं उतरती है कि युवराज सिंह हो, चाहे सुरेश रैना हो, चाहे शिखर धवन हो, चाहे सोनू सूद हो, उर्वशी रौतेला हो, इन लोगों को ये चीज पता नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि वो बेटिंग ऐप के ऑनलाइन बेटिंग ऐप के संपर्क में तब आए जब उसके पहले इन्होंने अपने अपने फील्ड में शोहरत हासिल कर ली थी। स्वाभाविक है बिल्कुल। कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं जो इस तरह की प्रचार प्रसार करती हैं तो उसमें बड़े चेहरों को जोड़ती हैं, और बड़े चेहरों को जोड़ने के पीछे वजह यही है कि उनकी एक साख भी बनी रहे, और दूसरी चीज है कि विश्वसनीयता। अगर भारत में व्यापार करना है, भारत में बिजनेस करना है, तो नेचुरल सी बात है कि भारत में उन सेलिब्रिटीज को सर्च करो, खोजो और अपने ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ो जिनकी मतलब मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। और क्योंकि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स में ये क्या होता है कि धीरे धीरे जब 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, करोड़, इस तरीके से जब फॉलोअर्स जिनके होते हैं, तो नेचुरल सी जी। बात है कि उसमें एक बड़ा मार्केट मिलता है। और ये माउथ पीस की तरह जो है वो माउथ टॉक के जरिए जो एक दूसरे तक बात पहुंचती है और उनका व्यापार बिजनेस बढ़ता है। तो कम से कम सामान्य तौर पर एक सामान्य इंसान भी इस बात को शायद स्वीकार न करे कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप के बारे में इन बड़ी सेलिब्रिटीज को जानकारी नहीं थी। लिहाजा इसीलिए सवाल उठ जाता है कि आखिरकार एक तरफ सभी लोग आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह की बातें आती हैं कि वो जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप कंपनी है वो फ्रॉड करती है या फ्रॉड तरीके से जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और उसके बाद अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है, तो स्वाभाविक तौर पे क्या है कि एक सामान्य लोग जो इनकी वजह से उस गेमिंग ऐप का हिस्सा या ऑनलाइन बेटिंग ऐप का हिस्सा बनते हैं, तो उनके सामने मुश्किल बहुत हो जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो निवेशक होते हैं उनका पैसा जाकर के फंस जाता है। और वो 1x बेट में यही सब प्रॉब्लम्स आई कि जब क्या है कि छोटे निवेशक, मध्यम स्तरीय निवेशकों ने जब उसमें पैसा लगाया और उनको ये उम्मीद थी कि शायद उसका रिटर्न अच्छा आएगा, तो ऐसा नहीं हुआ, तो उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा। जब ये मामला आगे बढ़ा और ईडी के चौखट तक ये मामला पहुंचा, तो जांच शुरू हुई, और जब जांच शुरू हुई तो उसके बाद पता चला कि बहुत बड़े नामचीन चेहरे इस बेटिंग ऐप कंपनी से जुड़े हुए हैं जो भारत में उनका प्रचार प्रसार करते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि, और कहने की बात है या चूंकि ये परसेप्शन की बात है, जब तक हमारे पास प्रूफ कोई ना हो या किसी के भी पास प्रूफ नहीं हो तो तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि उस व्यक्ति को पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी रही होगी या नहीं रही बिल्कुल। होगी। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने समन भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है, तो इसका मतलब है कि पहली नजर में साफ तौर पे ये तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो रहा ही होगा, इसलिए ही ईडी ने उनको समन किया। जी शेखर। जी। हाँ। अच्छा, शेखर, लेकिन ललित जी, जो ये जो कार्रवाई है, ईडी की कार्रवाई है, ये पूछताछ तक ही सीमित रहेगी या आगे इसमें बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है? शेखर, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जब कोई भी घटना, कोई भी केस रजिस्टर होता है तो पूछताछ जो है उसका मतलब प्राइमरी आधार है। सबसे पहले किसी के खिलाफ अगर कोई मुकदमा कायम हुआ या किसी को बुलाया गया तो सबसे पहले उससे पूछताछ होती है कि ऐसा ना हो कि गलत तरीके से किसी ने उसके खिलाफ कंप्लेन की है और उसके बाद वो फंस जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज होता है कि निर्दोष को मतलब सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो हाँ, एक बिल्कुल। प्राइमरी कंसर्न यही होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कि सबसे पहले जांच करो, और जांच करने के बाद जितने भी बिंदु उसके सामने आए हैं उसको कसौटी पर परखो और तर्कों के साथ उसको साधो, और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचो। तो ये जो पूछताछ की बात है या बयान की बात है, इसमें दो चीजें हैं कि भाई पूछताछ और बयान, मतलब किसी भी संगठन से आप जुड़े हुए हैं और आपका नाता उस संगठन से किस हद तक है, कितनी गहराई तक है,
एक मैटर तो ये भी करता है, हो सकता है कि आप सिंपली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कर्मचारी की हैसियत से काम कर रहे हो, जिसका केवल सिर्फ आपको महीने के एंड में सैलरी आ जाती है। आप उतना ही जानते हैं, आपको कुछ टास्क दिया गया है, उस टास्क को आप परफॉर्म करते हैं, उससे अधिक आपको नीतियां क्या बनती हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो नहीं। स्वाभाविक तौर पे है कि आपका बयान ही दर्ज होगा, लेकिन जब उस कंपनी के इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट शामिल हो गया और उससे आप डायरेक्ट बेनिफिट हो रहे हैं, उसकी पॉलिसीज के बारे में, पॉलिसीज के फॉर्मुलेशन में, एग्जीक्यूशन में भी आपका अहम रोल होता है, तब जाकर के स्थिति परिस्थिति जो है बदलती है। तो अभी जो 1xBet को लेकर के है, तो उसमें युवराज को जो बुलाया गया है, सोनू सूद को बुलाया गया है और रॉबिन उथप्पा को बुलाया गया है, तो स्वाभाविक तौर पे कि शुरुआती दौर में इस एजेंसी ने अगर उनको समन किया है, तो कहीं ना कहीं से यह जानकारी तो जरूर आई होगी कि इनका इन्वॉल्वमेंट केवल एग्जीक्यूशन के लेवल पे नहीं रहा होगा, केवल प्रचार प्रसार के लेवल पे नहीं रहा होगा, बल्कि इनकी जो पहुंच रही होगी वो बहुत अंदर तक रही होगी, लिहाजा उनको समन किया गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया। शेखर, यहाँ पे एक मेरा सवाल, क्या शेखर मेरा भी एक जी जी जी, आप बोलिए बोलिए। शेखर मेरा एक सवाल है कि सामान्य तौर पर जैसा कि सिर्फ एक बंदा काफी है, फिल्म भी आपने देखी थी और आसाराम बापू पे, सीधे इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और मनोज बाजपेयी जब वो डायलॉग जो है बोलते हैं कोर्ट रूम में जाकर के, और कहते हैं कि भाई एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति गलती करता है तो क्षम्य है, थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो लेकिन उतना पढ़ा लिखा नहीं हो तो चलो फिर भी बात चल जाती है। लेकिन एक महात्मा, एक संत पुरुष जो दुनिया को ज्ञान देता है, सबको बताता है कि आदर्श क्या है, नैतिकता क्या है, जब वो अपराध करता है तो वो क्षम्य नहीं होता है। तो शेखर, आपको क्या लगता है कि जैसे हम लोग अभी डिस्कशन में अभी तक बात ही कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एक जनता का एक भरोसा भी टूटता है, क्योंकि युवराज सिंह हो, चाहे सोनू सूद हो, चाहे उर्वशी रौतेला हो, और इसके अलावा शिखर धवन हो, सुरेश रैना हो, ये लोग अपनी अपनी फील्ड की स्थापित चेहरे हैं और इनको कहीं ना कहीं जनता फॉलो भी करती है, बच्चे फॉलो भी करते हैं, लोग फॉलो करते हैं। तो जब इन लोगों का नाम इस तरीके से आता है, तो क्या आपको लगता है कि आम जनमानस का भरोसा टूटता है? कानूनन जो पक्ष है, कानूनी लड़ाई तो अलग बात है, लेकिन भरोसा कानूनी वो लड़ाई तो देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही सवाल पूछा ये, क्योंकि खासकर जब हम किसी बड़े चेहरे को देखते हैं, आपने देखा होगा कि आपने ये भी सुना होगा कि कई बड़े सितारे किसी ब्रांड को एंडोर्स करने से मना कर देते हैं बिकॉज ऑफ वो टोबैको से जुड़ी रहती है, या जो ये कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनसे जुड़ी रहती है जो बच्चों के लिए हानिकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सिंपल सी बात है कि जनता हम पर आंख मूंद कर विश्वास करती है। जनता अपने नेताओं पर भले ही विश्वास ना करे कि हाँ चलो हम वोट देते हैं, वो जीत के आएगा तो हमारे लिए ये करेगा, वो वादे हैं वो पूरा करेगा, लेकिन खासकर जो क्रिकेट जुड़े जगह से जुड़े हुए लोग होते हैं, क्योंकि वो देश के लिए खेल चुके होते हैं, वो एक आइकॉन होते हैं। और दूसरी तरफ जो फिल्मी सितारे होते हैं जिनको हम पर्दों पे देखते हैं, हम टेलीविजन पे देखते हैं, तो उन पे उनका जो भरोसा होता है वो काफी ज्यादा अब जनता के बीच जग चुका होता है। तो ऐसे में लोग आग मूंद पर विश्वास करते हैं। ऐसे में जब कोई नया ब्रांड, चाहे वो खाने पीने का सामान हो या कोई कंपनी हो या कुछ किसी भी चीज का को लेकर हो, चाहे वो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ मामला हो या ये ऑनलाइन गेमिंग एप्स की बात करी हमने, इसकी सट्टेबाजी ऐप की बात करी, तो इस तरह की जब में हमको इतने बड़े नामचीन सितारे दिखाई देते हैं एक के बाद एक, शिखर धवन, सुरेश रैना, युवराज सिंह, सोनू सूद, उर्वशी रौतेला, मिमी चक्रवर्ती, मतलब जब हमें इतने ब्रांड चेहरे हमें दिखाई देते तो डेफिनेटली लोग विश्वास ऐप पर पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा उस कंपनी पे नहीं होता है, उनका भरोसा होता है उन लोगों पर जिनको वो जानते हैं कि हाँ ये इसका प्रचार कर रहा है, ये इसका ब्रांड एम्बेसडर है, तो डेफिनेटली इतना बड़ा चेहरा अगर इस कंपनी के साथ जुड़ा है तो फ्रॉड नहीं हो सकती है। तो लोग जो निवेशक है छोटे मोटे, जैसे कि आपने बोला था कि छोटे और मझोले निवेशक ने पैसा लगाया, वो उन्हीं चेहरों को देखकर पैसा लगाते हैं। ऐसे में जब कंपनी फ्रॉड निकलती है, सट्टेबाजी से जुड़ी निकलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर बैन लगा देती है, कानून बन जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जो विश्वास है वो टूटता है। और ऐसे में आने वाले समय में फिर वो जो विश्वास है वो कैसे जल्दी कायम नहीं हो पाता। तो ये तो रहा उसका, लेकिन यहीं पर कोई ही मेरा एक सवाल यहीं से भी उठकर आता है ललित जी, कि क्या
जो ये अब चाहे अभी फिलहाल समन के लिए ही पूछताछ के देकर समन के लिए बुलाया गया है, तो आपको लगता है कि क्या जो अब जनता है इन जिनको बुला लिया गया है इन पर भरोसा रख पाएगी आने वाले समय में? देखिए शेखर, ये अपने आप में मतलब बहुत ही जैसे होता है ना कि ये ओपन एंडिंग बातें हो जाती हैं। आप देखिए कि कभी भी अपराध जो है रुका नहीं। चाहे पुलिस थाने कम थे, चाहे पुलिस थाने ज्यादा हो गए, चाहे एजेंसियां कम थी, चाहे एजेंसियां ज्यादा हुई, हर रोज हर दिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपराधिक घटनाएं होती हैं, वो रजिस्टर होती हैं। सिवाय जरूरत इस बात की होती है कि कानून का जो एक डंडा है, जो कानून की जो चाबुक है, उसमें इतनी शक्ति हो कि कम से कम लोग किसी भी अपराध को करने से पहले बचें। सबसे बड़ी चीज है कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम है। इसमें सीधी सी बात है कि सामान्य लोग जिनकी समझ बहुत नहीं होती है, वो इस तरह के धंधों का हिस्सा बनते ही नहीं है। और इसको लेकर के जो बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो कह सकते हैं कि भाई ठीक है, वो तो ऑनलाइन बेटिंग कंपनी है और इंडिया में काम करती है, इंडिया में ऑपरेट करती है, और अगर हम उसका हिस्सा बनते हैं तो हमारा एसोसिएशन सिर्फ इतना सा है कि उस कंपनी का प्रचार प्रसार करें। अब उनके पास जो है इसके अतिरिक्त कहाँ से पैसा आता है, किस तरीके से पैसा आता है, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है नहीं है, इसको लेकर के जानकारी नहीं है। लेकिन चूंकि अब आप इतने बड़े चेहरे हो और उसमें बहुत सारे जो छोटे निवेशक, बड़े निवेशक, उनका इंटरेस्ट जो होता है वो सफर करता है, और उसमें बड़े जब नाम आते हैं तो एजेंसियों के पास जब ये शिकायत जाती है तो स्वाभाविक तौर पे कि वो लोग भी जांच प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। ये चूंकि पूछताछ है, पूछताछ का मतलब ये नहीं है कि किसी को एजेंसी ने एलएच किया है, अक्यूज्ड बनाया हुआ है, वो बात की प्रक्रिया होती है। लेकिन शुरुआती कोई भी अगर केस रजिस्टर होता है तो सबसे पहले जिनके खिलाफ केस रजिस्टर है या जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे, उनको पूछताछ के लिए ही बुलाया जाता है। और यदि कन्विंसिंग तरीके से जिसको बुलाया गया है वो अपनी बात रखता है और एजेंसी उस चीज को कन्विंस होती है कि नहीं, ये इनका संबंध यहीं तक था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, तो उसके बाद वो फैसला करती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इस तरह की घटनाएं जो अभी पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अब अगर आप देखें कि ऑनलाइन बेटिंग में महादेव सट्टा है जो छत्तीसगढ़ का, कैसा मामला बिल्कुल। उछला था, किस तरीके से आगे बढ़ा था, लेकिन उसमें जांच प्रक्रिया भी चल रही है। कुछ लोगों को मतलब अक्यूज्ड बनाया गया, उनके मामले मतलब ट्रायल कोर्ट के सामने भी हैं, अभी उसमें कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन देखेंगे कि इस तरह की जब घटनाएं बढ़ती हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ऐसे चेहरे, कानूनन जो पक्ष है वो तो अलग है, लेकिन ऐसे चेहरे जिनको आदर्श के तौर पर देश की जनता देखती है, समझती है, मानती है, जब उनके नाम इस तरीके से आते हैं तो धक्का लगता है कि मेरा जो है, जिसको मैं आदर्श मानता था, आज वो कानूनी एजेंसियों के चौकट पर उसको जाने के लिए कहा जा रहा है कि भाई आपको हमने समय दिया है, इस तारीख को आप आइए। और दूसरी चीज है कि जब किसी को समय दिया जाता है और उस समय पे नहीं पहुंचता है तो शक जो होता है अपने आप में गहराता जाता है। जैसा कि उर्वशी रौतेला के केस में है कि उनको बुलाया गया लेकिन वो तय समय पर जांच एजेंसी के सामने हाजिर नहीं हुई, तो ये सब शक क्रिएट करना शुरू कर जाता है, शक का दायरा जो होता है वो बढ़ जाता है और लोग ठगे हुए महसूस करते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि सामान्य आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं। जैसा आपने भी कहा कि 1x बेट कंपनी का इतिहास क्या था, भूगोल क्या था, कैसे कैसे था, उसको इससे मतलब नहीं है। उसको तो इस बात से मतलब है कि उसका एक सितारा उसके लिए प्रचार करता है तो उसको भरोसा उसके में है, और उस भरोसे के तहत अपने भरोसे को दूसरी जगह वो जो है पैसे रुपए के टर्म्स में लगाता है और कुछ बेहतर की उम्मीद करता है। लेकिन जब उसे नजर आता है कि सब कुछ गड़बड़ है, उसमें खराबियां हैं, कमियां हैं, तो फिर वो उसको धक्का लगता है। जी शेखर। ललित जी, आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपने देखा होगा कि ईडी की कार्रवाई को लेकर कई बार सवाल उठे थे, विपक्ष ने भी काफी सवाल उठाए थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका गलत इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फटकार लगा चुकी थी ईडी को। तो क्या इस बार ईडी इस मामले में फूक फूक के कदम रख रही है, इसलिए हिरासत में लेने या फिर गिरफ्तारी से बच रही है और सीधे पूछताछ करके छोड़ दे रही है? शेखर, ये तो मतलब भारतीय राजनीति का देखेंगे तो, या किसी भी पीड़ित का, किसी भी आरोपी का, जब किसी को आप मतलब आप एरेस्ट करते हैं तो उसका पहला तर्क यही होता है, पहली बात यही होती है कि मुझको रंजिशन, साजिशन, राजनीतिक साजिशन प्रतिशोध, फंसाया जा रहा हाँ आर्थिक प्रतिशोध, ये तमाम सारी चीजें शब्दों को गढ़ता है और इन अच्छे अच्छे शब्दों के जरिए खुद को जो पाक साफ बताने की कोशिश करता है। बहुत ग्रे लाइन है। बहुत बार ऐसा होता है कि एजेंसीज जो होती हैं अपने हद से आगे बढ़ जाती हैं
और बहुत बार ऐसा भी होता है कि एजेंसीज तय नियम कानून के दायरे में ही काम करती हैं। लिहाजा ये बात रह गई कि वो कौन किसके हिसाब से चीजें चल रही हैं। जैसे आप राजनीतिक सियासत के हलकों में देखेंगे कि किसी भी सियासी पार्टी ने किसी भी सियासी चेहरे पर अगर आरोप लगाया है, तो वो सत्ता में रहा हो या विपक्ष में रहा हो, हमेशा ये बात कहता है कि जब वो सत्ता में रहता है तो कहता है कि जितनी भी एजेंसीज हैं वो फेयर तरीके से अपना काम करती हैं, लेकिन जैसे ही वो लेफ्ट साइड में बैठता है, मतलब विपक्ष में आता है, तो उसके सुर बदल जाते हैं। मतलब मुश्किल से 2 साल पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले उसने क्या कुछ कहा है, वो अपनी ही बात से पलटता है। तो ये तो एक ट्रेंड है, और ये ट्रेंड केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर जगह पे, हर मुल्कों में है। लेकिन ये जो केस है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ईडी को, मतलब इसमें जाँच जो है लंबे समय से चल रही थी। सबसे बड़ी बात है कि 2007 में जब इस्टैब्लिश हुआ था, तो उसमें इस पर आरोप जो है लगने तभी से शुरू हो गए थे। लेकिन 2019 के बाद आरोपों की एक बाढ़ सी आ गई। आप देखेंगे कि यूके में भी इसीलिए बैन हुआ, रसिया में भी इसलिए बैन किया गया, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में भी इसीलिए बैन किया गया था कि ये लोग जो नियम कानून से इतर जा करके काम करते हैं। लेकिन अब ये जब भारत में मसला आया और इसमें जांच शुरू हुई, तो इसमें जब बड़े बड़े लोगों के नाम आने शुरू हुए, सामने आए, तो उसके बाद जांच एजेंसी मतलब ईडी ने केस रजिस्टर किया, और उसके बाद वो गहराई तक जांच कर रही है कि आखिरकार जो भारतीय निवेशक जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप में अपना पैसा लगाते हैं, उनका पैसा सुरक्षित रहे, और साथ ही साथ इसके जरिए, इसकी आड़ में जो मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा है, उस पर लगाम लगाया जा सके, क्योंकि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी कहीं न कहीं नुकसान होता है। जी शेखर? जी। तो अब ये आज हमारी जो डिस्कस हुई, इस पे हम आगे भी नज़र बनाए रखेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनको सोच समझ कर किसी भी कंपनी पे, किसी भी ब्रांड को सोच समझ को एंडोर्स करना चाहिए या ना चाहिए? क्योंकि जो आम इंसान होते हैं, आम जनता होती है, छोटे निवेशक होते हैं, वो सिर्फ महज एक भरोसा, जो एक शब्द है छोटा सा लेकिन उसके मायने बहुत बड़े हो जाते हैं, उस भरोसे को देखकर, उन सेलिब्रिटीज के भरोसे को देखकर पैसा लगाती है। और इस तरह की जब कंपनी फ्रॉड निकलती है और लोगों के पैसे डूबने लगते हैं, तो झटका कहीं ना कहीं उस भरोसे को लगता है। तो हमारा आगे भी हम लोग इसी मुद्दे पे नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि अभी ईडी लगातार ही बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत तक के लोगों को पूछताछ के लिए समन भेज के बुला रही है। तो हमारी नजर से बना रहेगी। ललित जी, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू शेखर।